कंपनी के निदेशक, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आज का टॉपिक ये रहेगा। देखो, जैसा आप लोग जान रहे हो, कंपनी विधिक व्यक्ति है, लीगल पर्सन, तो उसका कोई अपना शरीर तो है नहीं और ना उसका अपना दिमाग है, उसका कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है। और जब प्राकृतिक व्यक्ति ही नहीं है वो, तो अपना कारोबार अपने आप कैसे कर पाएगी? नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात यह है कि अपना कारोबार कराने के लिए उसे किसी ना किसी प्राकृतिक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग कंपनी का कारोबार चलाते हैं वही लोग निदेशक कहलाते हैं। अब चाहे वो मानव एक हो और चाहे उनका समूह हो, यही मानव, यही प्राकृतिक व्यक्ति जो है डायरेक्टर, निदेशक कहलाते हैं। और यही निदेशक कंपनी का संचालन और उसका कारोबार सब चलाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 में निदेशक के बारे में बताया गया है। और निदेशक जो है वो इस प्रकार से हैं। प्रत्येक कंपनी का एक निदेशक बोर्ड होगा और जिसमें कुछ निदेशक के रूप में व्यक्ति चुने जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, और उनकी न्यूनतम संख्या कंपनियों के अनुसार अलग अलग होगी। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम निदेशक 3 होंगे और प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम निदेशक 2 होंगे, और एकल वाला तो एक है ही। एकल कंपनी का मतलब एक निदेशक की कंपनी, तो वो अकेले ही सब कुछ देखेगा। निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 होगी। अगर कोई विशेष संकल्प पारित करके चाहे तो 15 से अधिक की नियुक्ति भी कर सकती है कंपनी, लेकिन सामान्य नियम जो होता है वो अधिकतम 15 का। तो कम से कम 2 या 3 कंपनी के हिसाब से और एक में एकल, बाकी अधिकतम 15। अच्छा, जो निदेशक बोर्ड होगा उसमें कम से कम एक लेडीज निदेशक जरूरी है, एक स्त्री निदेशक होगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और प्रत्येक कंपनी को प्रारंभ होने से 1 साल के भीतर इन अपेक्षाओं को पूरा करना जरूरी होता है। तो जो निदेशक होंगे उन निदेशकों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कंपनी अपने प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर इन सारी शर्तों को, यानी 149 बंद को पूरा करेगी। दूसरी बात इसके साथ ये भी याद रखना है कि प्रत्येक कंपनी के पास कम से कम एक निदेशक ऐसा होगा जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिन टोटल अवधि भारत में रहता है। और प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्वतंत्र निदेशक होंगे। और स्वतंत्र निदेशक का मतलब जो है, ऐसा एक निदेशक है, ऐसा व्यक्ति है जो बोर्ड की राय में सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति हो, उसे अनुभव हो, विशेषज्ञ हो क्षेत्र का, संप्रवर्तक है, प्रमोटर, उसका रिश्तेदार ना हो, उसका नातेदार ना हो, या फिर उसकी किसी कंपनी में वो नियंत्री ना हो, मतलब जुड़ा ना हो उससे। और जो परिभाषित अगर किया गया है यहाँ, ये उपबंध है, उसका प्रावधान है 149 में। परिभाषा खंड में भी सिंपल सा बताया गया होगा इनका, और वो बताया जाएगा 234 में। धारा 234 में भाषा में कुछ भी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का संचालन करता हो और कारोबार चलाता हो। जो 234 में है वो केवल इतना कहा गया है कि निदेशक से किसी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी के निदेशक बोर्ड में अपॉइंटेड है, ऐसे व्यक्ति को हम निदेशक मान लेंगे।
तो ये पूरी अर्थपूर्ण परिभाषा नहीं है, छोटी सी परिभाषा दे दी, उसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा। निदेशक व्यक्ति कौन होगा ये आप अपनी भाषा में समझ सकते हो। और क्योंकि कंपनी क्या है, विधिक व्यक्तित्व, और विधिक व्यक्तित्व अपने आप से कुछ करता नहीं है, कौन करेगा, कोई जीवित व्यक्ति करेगा। तो निदेशक एक जीवित व्यक्ति होगा, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं उसे। उसका अपना दिमाग होगा और वह कंपनी का संचालन करेगा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं जिस क्षेत्र में, और क्योंकि उसका एक काम तो है नहीं कंपनी का, सारे क्षेत्रों में काम देखना है उसे, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो उस काम में निपुण होंगे उनको उसका निदेशक नियुक्त किया जाएगा। वो चाहे कोई लेखा का हो, कोई वित्त का होगा, कोई कानून का होगा, कोई बैंकिंग का होगा, कोई मैनेजमेंट का होगा, कोई कारोबार मेंटेन करेगा, कोई प्रशासन देखेगा। ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र के निपुण लोग उसमें नियुक्त किए जाते हैं। अब इसी में निदेशक बोर्ड भी एक शब्द आया है। निदेशक बोर्ड वैसे तो कंपनी अधिनियम की धारा 210 में है, लेकिन देखो निदेशक और बोर्ड दो लोग हो गए, और बोर्ड का मतलब कुछ नहीं है, सामूहिक निदेशकों से है। तो जहां निदेशकों का ग्रुप होगा वही कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, वो निदेशक बोर्ड कहलाएगा। तो जहां सारे निदेशक इकट्ठे देखे जाएंगे उसको बोर्ड मान लेंगे। एक से अधिक जहां जिनकी भी समूह बनाए जाएंगे उसको निदेशक बोर्ड। तो यहाँ इसीलिए अब चूंकि मिनिमम संख्या निश्चित है, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3, एकल में 1 और अधिकतम 15। तो अगर 15 का ही ग्रुप बनाया गया तो वो बोर्ड कहलाएगा। तो जितने की भी एक बोर्ड बना दिया जाएगा वो जो है आपके कहलाएंगे निदेशक बोर्ड। और कंपनी में जो भी फैसले लिए जाएंगे महत्वपूर्ण, वो इन बोर्ड की परामर्श या ऐसे कह लो वोटिंग से ही लिए जाएंगे, अकेले कोई फैसला नहीं होता। एक नाम होता है निदेशक पहचान संख्यांक। जैसे हमारा पेन होता है ऐसे ही इनका DIN, तो डायरेक्टर का जो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, मतलब यही समझ लो आइडेंटिटी कार्ड है ये डायरेक्टर का। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको शॉर्टकट में आप DIN भी कह सकते हो। तो यहाँ किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए जो व्यक्ति हैं उसको केंद्र सरकार कुछ फीस के साथ एक निदेशक पहचान संख्या आवंटित करती है। आपकी पहचान के लिए जैसे आधार केंद्र सरकार ने बनाया है, जब आप निदेशक बनना चाहोगे तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, और जब आवेदन कर दोगे तो आवेदन के 1 महीने के भीतर आपको सरकार ये पहचान संख्या, ये पहचान नंबर आवंटित कर देगी। और जिसको पहले से ही आवंटित है वो दोबारा उसको जरूरत नहीं है आवेदन करने की, उसका वही हमेशा काम करता रहेगा। निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति के बारे में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो प्रथम निदेशक नियुक्त होगा, प्रथम निदेशक नियुक्ति। अब आप लोग जान रहे हो कि कंपनी में निदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब चूंकि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है तो यहाँ योग्यता और निष्ठा वाले व्यक्ति को ही निदेशक के रूप में या निदेशक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्ति जो ज्ञापन के अभिदाता होते हैं उनमें से की जाती है, और यदि उनके द्वारा निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी अभिदाता हैं कंपनी के निदेशक बन जाते हैं। और ऐसे निदेशक केवल कंपनी की पहली साधारण सभा तक निदेशक पद का काम संभालते हैं। फिर साधारण बैठक में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। प्रथम
निदेशक जो हैं वो उसी साधारण बैठक में निवृत्त मान लिए, रिटायर मान लिए जाते हैं। तो ऐसे करके आपको प्रथम निदेशक मिल जाते हैं। या तो आप शुरुआत में ही, और नहीं तो जो ज्ञापन पत्र पर जो लोग सदस्य साइन कर रहे हैं उनको मान लिया जाएगा, और वो लोग प्रथम बैठक में अन्य लोगों की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद आगे की व्यवस्था चलती रहेगी। दूसरा, नियुक्ति के लिए मतदान। प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति जो साधारण बैठक है, साधारण सभा की बैठक, उसमें मतदान के द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों के लिए एक साथ मतदान नहीं किया जाता, एक आदमी के लिए पहले किया जाएगा, आपका मतदान होगा और बहुमत से निदेशक की नियुक्ति होगी। कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या का 2/3 से कम जो नियुक्त होते हैं, हर 3 साल में एक बार वोटिंग होगी, यानी कि नियुक्ति होगी। और आकस्मिक अगर कोई गायब हो जाता है तो उसके लिए तो फिर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर तीसरा आपका जो आएगा वो है वोट द्वारा निदेशकों की नियुक्ति। तो निदेशकों की नियुक्ति के बारे में इधर भी व्यवस्था की गई है। अब इसमें अपर निदेशक है, अनुकल्पित निदेशक है, नाम निर्देशित निदेशक है, और अचानक रिक्ति वाले जो हैं, अचानक जगह खाली हो जाएगी, उनको भरने के लिए निदेशक है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो कंपनी के निदेशक अपने बोर्ड को, निदेशक बोर्ड को ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो किसी साधारण अधिवेशन में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए असफल रहता है, किसी समय अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति करके उसको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कुछ अनर्हताएं भी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन नियुक्ति में। कौन व्यक्ति नहीं लिया जाएगा, निदेशक की अनर्हताएं। तो इसमें आप जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में पात्र नहीं होगा अगर वह विकृत है। पहला, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या फिर उसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया है। तो दो बातें हैं, एक तो विकृत है, सब जान रहे हैं, और या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायालय ने उसे विकृत घोषित कर दिया है तो वो निदेशक नहीं बन सकता। दूसरा, अगर वो दिवालिया है, और दिवालिया कैसा, अनुन्मोचित। दो तरह से देखो, आप अभी दिवालिया हो गए तो ऐसा नहीं है आजीवन रहोगे, आप अपना नाम दिवालिया वाली लिस्ट से हटा भी सकते हैं। आपने मेहनत की, पैसा कमा लिया, आप अपनी फिर से सिविल सही कर लीजिए। तो जो कलंक लगा है कि मुझ पर कुछ नहीं रहा, आप उसे सही कर लेंगे। तो सही करेंगे तो वो उन्मोचित दिवालिया कहलाएगा। जो उन्मोचित नहीं है वो अनुन्मोचित, ऐसे व्यक्ति को हम निदेशक नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगर दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका अभी आवेदन लंबित है न्यायालय में, न्यायालय से निर्णय नहीं हुआ है कि तुम दिवालिया हो या नहीं हो, क्या निर्णय लेना है, तो ये निर्णीत करने के लिए अगर किसी व्यक्ति का आवेदन न्यायालय में लंबित है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी निदेशक नहीं बनाना है। ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जा चुका है, जो सजा याफ्ता शब्द यूज कर लो, दोषी, अगर आपको कोई नैतिकता का आरोप लगा के दोष सिद्ध ठहराया गया है और उसमें आपकी 6 माह सजा हो गई है, और वो सजा काटने के 5 साल अगर अभी पूरे नहीं हुए हैं, काटने के बाद 5 साल का आपको ग्रेस पीरियड चाहिए। अगर 5 साल पूरे नहीं किए तो आप निदेशक नहीं बन सकते। इसका मतलब है 5 साल पहले गैप करो सजा का, उसके बाद दोबारा से आप निदेशक बन पाओगे।
यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसमें 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास दिया गया है, तो फिर वह किसी अन्य कंपनी में निदेशक नहीं बन पाएगा। अगला, एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी भी न्यायालय ने आपको निदेशक बनने के लिए डिस्क्वालीफाई ठहरा दिया हो, अनर्थिक ठहरा दिया हो कि तुम इस योग्य ही नहीं हो। ऐसा कोई अगर आदेश किसी भी अधिकरण ने दे दिया है तो भी आप नहीं बन सकते निदेशक। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में निदेशक है या रह रहा है और उसने अगर 3 वर्ष लगातार अपना वित्तीय विवरण फाइल नहीं किया है तो भी वो इस लायक नहीं ठहराया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं फिलहाल तो अनर्हताओं में, लेकिन खास तौर से इतनी बातें आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और इसमें हेडिंग डाल सकते हो, निदेशक का पद से हटाया जाना। निदेशक को हटाने के 2 तरीके हैं, एक तो कंपनी हटाएगी और एक अधिकरण हटाएगा। तो कंपनी द्वारा और अधिकरण द्वारा, इन 2 तरीकों से किसी निदेशक को हटाया जा सकता है। तो अगर कंपनी द्वारा निदेशक को हटाया जा रहा है तो उसके संबंध में 169 धारा 169 है, इससे संबंध में कंपनी के निदेशक को जो अधिकरण द्वारा नियुक्त निदेशक नहीं है उसके लिए हटाने के लिए साधारण संकल्प पारित किया जाएगा और ऐसे निदेशक को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जो अधिकरण की ट्रिब्यूनल द्वारा अगर नियुक्त निदेशक नहीं है, ऐसे निदेशक को 2 ऑप्शन है, एक तो उसके लिए साधारण संकल्प पारित करके और उस व्यक्ति को यानी निदेशक को सुनवाई का मौका देकर उसको हटाया जा सकता है। कुल मिला के सभा बुलाना और उससे कहना भैया अपने बारे में जो कहना हो कह दो, मौका जरूर देना है। देखो, सुनवाई का दोनों पक्षों को सुनो वाला है, अगर उसकी कोई गलती है तो उसकी गलती पर उसको आप मौका दो उसका पक्ष रखने का, तभी आप उसको हटाएंगे, वरना नहीं। और दूसरा जो है अधिकरण द्वारा पद से हटाया जाना, तो निदेशक को कंपनी के अलावा ट्रिब्यूनल भी हटा सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा जब हटाएंगे तो उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। धारा 242 में प्रावधान किया गया है कि जब कंपनी के सदस्यों या अंशधारों द्वारा, तो शेयर होल्डर हैं अंशधारक, और या फिर 241 में अधिकरण के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत की हो, वो प्रबंधन की, मिसमैनेजमेंट या फिर दमनकारी कोई नीति से कोई ग्रसित हो। तो अगर ऐसी किसी ने याचिका डाली है कि ये मिसमैनेजमेंट में शामिल है कंपनी के, या फिर ये लोगों को दमनकारी नीति शोषण कर रहा है, तब ट्रिब्यूनल हटा सकता है किसी भी निदेशक को। तो ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे हटाने के। अच्छा, दूसरा, ये त्याग पत्र भी दे सकता है, कोई निदेशक त्याग पत्र भी दे सकता है स्वेच्छा से। धारा 168 में ये त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। तो निदेशक द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में धारा 168 प्रावधान करती है और कोई निदेशक कंपनी को लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और बोर्ड ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसका उल्लेख करेगा और एक समय के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना देगा और कंपनी के अधिवेशन में भी उसको बताएगा, प्रस्तुत करेगा उस रिपोर्ट को। तो जब भी कोई निदेशक त्याग पत्र देगा तो तुरंत रजिस्ट्रार को भी एक समय उसका निश्चित होगा, उस समय के भीतर वहां भी सूचना देनी है और जो मीटिंग होगी उसके बाद उसमें भी चर्चा करनी है कि फला व्यक्ति ने दे दिया है
त्यागपत्र, गढ़पूर्ति। तो इनके निदेशकों की यानी कंपनी के निदेशक की बैठक होगी, तो बैठक में एक निश्चित संख्या होना गढ़पूर्ति कहा जाता है। गढ़ का मतलब यहाँ एक गिनती इंसान से है, तो अब उस गिनती की एक संख्या होगी कि इतने लोग होंगे तभी बैठक पूरी मानी जाएगी उसकी, ऐसी कोई भी बैठक निर्णय ले पाएगी। अब गढ़पूर्ति का मतलब यही है। अब यहाँ अगर गढ़पूर्ति नहीं है, पूरे लोग संख्या में बैठक में नहीं आए, तो वो बैठक प्रभावी ही नहीं मानी जाएगी, उसका कोई फैसला मान्य नहीं होगा। तो ध्यान रखना, गढ़पूर्ति बहुत जरूरी है। गढ़पूर्ति होने पर ही बैठक के निर्णय प्रभावी माने जाएंगे। तो इसमें गढ़पूर्ति के लिए जो निदेशक बोर्ड की संख्या है, वो उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/3 या 2 निदेशक जो भी अधिक हो वो माना जाएगा। 1/3 या 2 जो भी अधिक हो। एक हेडिंग आपको जाननी पड़ेगी, वो अक्सर पूछ लेते हैं कि निदेशक की विधिक स्थिति क्या है। विधिक स्थिति या वैधानिक स्थिति, कुछ भी आ जाए, इतना ध्यान रखना। क्योंकि कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है निदेशक। सारे कारोबार निदेशक द्वारा ही संचालन किया जाता है, और इसमें निदेशक की कंपनी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि आपको पता है वो अपने अपने क्षेत्र के कुशल व्यक्ति होते हैं और पूरी क्षमता से कंपनी का संचालन करते हैं। निदेशक ना तो कंपनी में सर्वेंट है और ना कर्मचारी है। अगर सामान्य भाषा में कहो तो वो कंपनी का अधिकारी है। लेकिन यहाँ बात यह है कि फिर असलियत में है कौन? नौकर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो कौन है? तो यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग में लिखना पड़ेगा। उसमें आप लिखेंगे निदेशक एक अभिकर्ता के रूप में। अब अभिकर्ता कौन होता है? जो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। मालिक नहीं होता, लेकिन मालिक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ वो भी कंपनी की संविधाएं होती हैं, वो कौन करेगा? निदेशक। क्योंकि पूरी कंपनी का दारोमदार इसी के ऊपर होता है। ये चाहे तो संभाल ले, चाहे तो डुबा दे। तो यहाँ किसी भी संविदा के लिए वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है, और ऐसी संविदाओं के लिए उस पर व्यक्तिगत बात भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भाई ध्यान रखना, कंपनी का वो एक एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, निदेशक एक न्यासी के रूप में, तो न्यासधारी बन जाएगा ये। निदेशक एक न्यासधारी के रूप में। तो जैसे कंपनी के निदेशक का दायित्व तो एजेंट की तरह है, वैसे ही ये निदेशक कंपनी की संपत्तियों को एक न्यासी की तरह संभालता है, ट्रस्टी की तरह। पूरा इसका दायित्व होता है, और कंपनी के प्रति इसके संबंध अभिकर्ता के साथ साथ न्यासी की तरह भी रहते हैं। और न्यासी का संबंध मतलब विश्वास का संबंध। तो इसलिए कंपनी को निदेशक वो न्यासी भी माने जाते हैं। मालिक नहीं होते, लेकिन न्यासी भी हैं। तो अभिकर्ता की तरह भी हैं और न्यासी की तरह भी उनका जिम्मेदारी होता है। और आखिर में आप लिख दीजिए यहाँ कि कंपनी के निदेशक को कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में माना जाता है, इसकी जिम्मेदारियों को देखते हुए। क्योंकि निदेशक ही कंपनी का मस्तिष्क है, निदेशक ही कंपनी के हाथ पैर हैं, निदेशक ही कंपनी की आंखें हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो प्राकृतिक शरीर इन्हें ही मिला है, और यही
एक जिम्मेदारी, चाहे विश्वास की हो चाहे किसी भी और तरह की हो, वो सब यही लोग निभाते हैं। तो निदेशक का ही सारा किया धरा है एक कंपनी में। इसमें जैसा सवाल, सब मत लिखना, जैसा पूछें उन हेडिंगों को डालना। निदेशक पूछा तो निदेशक की खूबियां बता सकते हो, इसमें 2-2 4-4 लाइन में तुम ये सब लिख सकते हो। लेकिन अगर उसने नियुक्ति नहीं पूछी तो नियुक्ति मत लिखो, और लिखना है तो 2-1 लाइन लिख देना। तो जैसा पूछा है लिखना, लेकिन जो पूछा है वो जरूर लिखना। तो नंबर वही है, कापी तो भर के आए हम, लेकिन जो पूछा है वो लिखा ही नहीं, तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना।